रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसकी काइनेटिक्स क्या होती है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, रेडियो एक्टिव डीके। तो इस टॉपिक को हमने भाई टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, फिर आपने क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, फिर हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, और फिर वही काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, और लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बताओ भाई डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो कई सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अब आपने भाई ये बात आपने देख ली भाई कि कई न्यूक्लियस क्या होते हैं अनस्टेबल, कई क्या होते हैं स्टेबल, इजंट इट। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है वो क्या होते हैं अनस्टेबल, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं स्टेबल। या आप ये भी बोल सकते हो भाई कि NP रेशियो, अब ये खाना पीना बंद करो भाई, ठीक है, क्लास में पढ़ो। ओके, तो बताओ भाई, अब क्लास से पहले खा लिया करो भाई, ठीक है। तो आप बताओ भाई, अगर मान लिया बाइंडिंग एनर्जी क्या बताओ भाई कम है तो क्या है अनस्टेबल, ज़्यादा है तो बताओ क्या है स्टेबल है। ओके, तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं वो क्या करते हैं, और आपने एक बात और देखी थी कि उनके NP रेशियो क्या होते हैं, बोलो भाई। अगर किसी का NP रेशियो क्या हो, आपको पता है लाइटर एलिमेंट्स का NP रेशियो होता है 1 के आसपास स्टेबल होता है, लेकिन हैवी एलिमेंट्स का NP रेशियो क्या होता है 1 से ज़्यादा क्या होता है स्टेबल। तो अगर किसी का NP रेशियो सही नहीं है, अनस्टेबल है, तो क्या करेगा वो कुछ पार्टिकल्स एमिट करके, और स्पेशली भाई मेनली 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। इनके अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन शुरुआत में क्या पता लगा था भाई कि यही क्या होते हैं। तो इन कुछ पार्टिकल्स को एमिट करके और वो दूसरे पार्टिकल्स में दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखियो, न्यूक्लियर रिएक्शंस को आप इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते। अगर आपने किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी न्यूक्लियस के ऊपर आपने किसी से स्ट्राइक करवाया और तब उसे तोड़ दिया, तो वो न्यूक्लियर डीके में नहीं आता। न्यूक्लियर डीके में क्या आएगा भाई कि वो चीज़ अपने आप क्या करे, पार्टिकल्स एमिट करके और अपनी नेचर लगातार बदलती रहे, उसे हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियर डीके। याद रखियो, न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर डीके नहीं है, न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर डीके नहीं है, इजंट इट। लेकिन यूरेनियम 238 का अपने आप किसी और एलिमेंट में बदल जाना स्पॉन्टेनियसली, उसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है न्यूक्लियर डीके। बात आपको पहले पड़ गई भाई। न्यूक्लियर फ्यूजन भी ध्यान रखियो, न्यूक्लियर डीके में और न्यूक्लियर रिएक्शंस में अंतर होता है भाई। अभी हमने आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं पढ़ाई, आपको आगे पढ़ाएंगे। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो न्यूक्लियर डीके क्या होता है, सिंपली कि यहाँ पर जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं वो कुछ खास पार्टिकल्स एमिट करके, बताओ भाई किस में कन्वर्ट होते रहेंगे, बताओ भाई। अंजलि बेटा आप कहाँ थे इतने दिन? ओके, फिर आपको तो किलो ही सहना होता है। सॉरी सुनीता किलो था ना। हाँ, कौन सा काम आपका, कितनी दूर है यहाँ से? ओके, फिर तो ठीक है भाई, मुझे लगा कि रोहतक के आसपास हो, ठीक है। तो आप ये बताओ भाई, तो हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियर डीके, आ गया ना आपको। तो भाई अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर। और आपको भाई एक बात और बताएं, ठीक है, अब क्या बना हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डीके। अब देखो भाई ये डीके तो कई तरह के होते हैं। एक होता है डबल बीटा डीके, क्या समझे भाई, न्यूट्रॉन डीके भी होते हैं। बात आपको पहले पड़ी डीके की भाई, बाद में तो बहुत सारे टाइप के हैं डिस्कवर हो रखी हैं, लेकिन हम सारे टाइप्स भाई आप यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है बात। अगर ज़्यादा टाइप आपको पढ़नी हो भाई तो बुक को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी टाइप्स हैं न्यूक्लियर डीके की, मैं आपको सिर्फ वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्राइमरी हम यहाँ पढ़ेंगे 5 टाइप्स। कितने टाइप्स भाई? एक तो होगा अल्फा डीके, एक क्या होगा बीटा डीके, समझे बात, एक होगा गामा डीके, ओके, और एक आपका होएगा पॉजिट्रॉन डीके, क्या पॉजिट्रॉन डीके, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है एक के कैप्चर, क्या
इलेक्ट्रॉन कैप्चर के जरिए भी एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले तो क्या देखते हैं भाई, बोलो भाई, अल्फा डीके, ये तीनों बच्चे भाई, ठीक है, ये टॉफी खा के मुंह में चलाए बैठे बैठे। तो अल्फा डीके, ये बताओ क्या है। फिर ऐसे देखेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल उनका पढ़ाई फोकस है, जो टॉफी खा रहा हो उसका पढ़ाई फोकस नहीं होता। फिर ऐसे शक्ल ना बना करो कि आपको पढ़ाई फोकस है, ठीक है। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं, अल्फा डीके, ठीक है। तो अल्फा डीके बताओ क्या होता है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस, बताओ क्या करेगा, किसी स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कौन सा पार्टिकल एमिट करके, अल्फा पार्टिकल। कैसे भाई, फॉर एग्जांपल अगर हम भाई यहां पर देखते हैं, नहीं अब बताइए कि ये बताओ बस क्या है, पोलोनियम। बोलो भाई, आप ये बताओ इसमें कितने हमारे पास प्रोटॉन है, 84, और भाई मास नंबर है इसका 210। बताओ क्या बन गया हमारे पास ये, बोलो भाई। देखो इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, ठीक है। तो ये बताओ क्या बन गया हमारे पास, लेड 206। अरे बोलो भाई 210 में से क्या किया, अरे भाई 210 में से अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है 4, नंबर क्या होता है 2। या आपके 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं भाई। जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होएगा, बोलो भाई 4 तो क्या इसका कम हो जाएगा मास, और 2 बताओ क्या कम हो जाएगा इसका नंबर, इजंट इट। तो 84 से क्या हुआ 82, और मास क्या हो गया 210 से 206, ठीक है। नहीं आपको समझ में, या आप इसको भी सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो कि यहां पर क्या बोल दो आप, अरे अल्फा लिख के और 4 और 2 का इसका मास है, समझ गए बात। और मैं आपको बताऊं भाई, अल्फा पार्टिकल जब भी मिट होएगा ना, तो हम 2 स्टेप टेबल में कहा जाएंगे, लेफ्टवर्ड। क्यों भाई, अगर प्रोटॉन्स 2 कम हो गए तो हम 2 स्टेप कहां पर आ जाएंगे, लेफ्टवर्ड। आ गया आपको ये मैं तो टॉफी खा रहा क्या, ओके ओके ठीक है। अब बताओ भाई, फिर क्या हमारे पास बीटा डी के क्या है, बात नहीं भाई। फिर हमारे पास क्या बताओ भाई, बीटा डी के साइलेंस। भाई आप एक बारी ये रिएक्शन देखो आप भाई, ये अरे ये क्या है 53, और ये क्या, इसका मास क्या है, अरे ये इसको भाई 53 क्या, आयोडीन 131, 53 131। तो आयोडीन का 53 और 131, बताओ क्या हमारे पास। अब कहोगे भाई इसमें से बीटा पार्टिकल कैसे निकलेंगे, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स तो इसके अंदर होते हैं भाई, न्यूक्लियस के अंदर बीटा पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो किस तरीके से एमिट हो सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब आप ये बताओ, अगर इसके अंदर एक न्यूट्रॉन क्या किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक प्रोटॉन में और प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसका मास तो क्या होगा 0, लेकिन चार्ज क्या होगा इसका -1। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। बात आपको पहले पड़ रही है। तो ऐसे केस में अगर ये आयोडीन क्या एमिट कर जाए एक बीटा पार्टिकल, तो उसका मास, तो इसका नंबर तो क्या हो जाएगा 53 से 54 हो जाएगा। अरे बोलो भाई 54 क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 54। अब बताओ 54 किसका होता है, किसका भाई, रेडॉन का। अरे भाई 54 किसका गया ना, अरे जीनोन का। किसका भाई, जीनोन का गया ना आपके पास ये। तो बताओ क्या बन गया हमारे पास ये, यानी इस, अरे भाई अगर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो इसका नंबर तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, लेकिन मास क्या रहेगा इसका, बिल्कुल भाई सेम रहेगा, इजंट इट। नंबर इसका भाई एक इंक्रीज और मास क्या होगा इसका सेम, क्योंकि भाई न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स का नंबर तो क्या है, बिल्कुल भाई सेम रहा है ना। आगे आपको समझ में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये, जीनोन का 131 आइसोटोप। तो ये क्या होता है हमारा बीटा डीके, ओके। और भाई और भी क्या होते हैं, डबल बीटा डीके वगैरह, लेकिन वो मैं आपको भाई जो मेन में ना सिर्फ वो पढ़ा रहा हूँ। एक क्या होता है हमारे पास, बताओ गामा एमिशन। गामा एमिशन बताओ क्या होएगा भाई, इसमें आपको बताऊं, गामा एमिशन आमतौर पे अल्फा और बीटा एमिशन के बाद होता है, ये और किसी एमिशन के बाद होता है। क्यों, क्योंकि भाई जब आप और कोई पार्टिकल एमिट कर देते हो तो जो न्यूक्लियर शेल होती है ना, उनके अंदर
न्यूक्लियंस का जो फिलिंग है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। बात आपको पहले पड़ रही है। न्यूक्लियस की फिलिंग क्या हो जाएगी, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रह पाएगा। जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉन एमिट करवाते हो, मान लिया आपने किसी एटम से इलेक्ट्रॉन एमिट करवा दिया, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भाई अनस्टेबल नहीं हो जाए क्या? तो वो अनस्टेबल क्लाउड फिर क्या होता है, स्टेबल क्लाउड। मान लिया आपके पास भाई, मान लिया हमारे पास कोई क्या बोलते हैं, मान लिया हमारे पास कोई एटम है, उसमें आपने कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसके इलेक्ट्रॉनिक शेल से, तो उसमें भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब तक वो इलेक्ट्रॉन था तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, स्टेबल था ना। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद उसमें जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो तो अब मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है ना, तो क्या करेंगे, वो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाएंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो एनर्जी एमिट होगी ना, वो किस फॉर्म में एमिट होती है, यूवी विजिबल। क्या भाई, याद रखियो, जब अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में कन्वर्ट होता, तो कौन सी एनर्जी एमिट होती है, यूवी या विजिबल। सिमिलरली अगर हमारे पास न्यूक्लियॉन्स की एक अनस्टेबल फिलिंग, क्या न्यूक्लियॉन्स की एक स्टेबल फिलिंग में कन्वर्ट हो जाए, न्यूक्लियर शेल मॉडल में न्यूक्लियॉन्स की फिलिंग स्टेबल ना हो, क्या है, अनस्टेबल। तो वो अनस्टेबल फिलिंग जब स्टेबल फिलिंग में ट्रांसफॉर्म होएगी तो वो भी तो एनर्जी एमिट करेगी। और होता क्या है, जब अल्फा या बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं ना, तो न्यूक्लियर शेल मॉडल में न्यूक्लियॉन्स की फिलिंग क्या हो जाती है, अनस्टेबल। तो वो जब खुद को क्या करेगी, स्टेबल, तो वो एनर्जी एमिट करेगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसे को हम क्या बोलते हैं, गामा रेडिएशन। लेकिन भाई वो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है जब एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में बदलता है, तो वो यूवी या विजिबल का फोटोन एमिट करता है। लेकिन जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियॉन्स की फिलिंग पैटर्न एक न्यूक्लियॉन्स की स्टेबल फिलिंग पैटर्न में कन्वर्ट होती है, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट करती है। और वो कहाँ पड़ती है, गामा रीजन में। इसीलिए क्या होता है भाई, इसलिए आप देखोगे बाकी तरह के जो डीके है ना, उनके बाद क्या होता है, गामा डीके। समझे बात भाई। लेकिन ध्यान रखियो भाई, जो गामा होता है वो सिर्फ क्या होता है, एक फोटोन। भाई आपको पता है, जैसे हमारे पास क्या है, कोबाल्ट, मान लिया हमारे पास है कोबाल्ट 60, बताओ भाई कोबाल्ट 60, तो ये अनस्टेबल होता है। तो जब क्या बनाएगा ये स्टेबल कोबाल्ट 60, तो क्या करेगा ये बताइए, एनर्जी एमिट करेगा। तो कौन सी भाई, ये गामा क्या फोटोन है, ना इसका मास ना इसका चार्ज, यानी इससे ना तो याद रखियो एटॉमिक नंबर इससे ना घटता और ना ही बढ़ता, ना ही मास घटता ना ही मास। तो याद रखियो अल्फा डी कैसे क्या होता है, मास भी बदलता है और एटॉमिक नंबर भी बदलता है। लेकिन बीटा डी कैसे, मास नहीं बदलता, सिर्फ कौन बदलता है, कौन भाई, सिर्फ नंबर, इजंट इट। लेकिन गामा डी के से कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली वजह से बीटा डी के होता ना, वैसे उसका एक भाई क्या बोलते हैं काउंटर पार्ट है पॉजिट्रॉन एमिशन। ये भी एक तरह का बीटा डी के ही होता है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर जो पार्टिकल होता है बीटा पार्टिकल वो नेगेटिव ना क्या होता है, पॉजिटिव। ध्यान रखियो, हाँ भाई कई बार पॉजिट्रॉन को भी क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। अरे भाई क्योंकि ये है तो एक, इसका मास तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, सिर्फ इसका चार्ज क्या होता है प्लस का। तो क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको मैं आपको बताऊँ बीटा डी के अंडर रख लेते हैं। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर क्या बोले, जब तक स्पेशली ना बोले कि पॉजिट्रॉन, तब तक आपने क्या मानना है कि बीटा डी के क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है बात। तो आप ये बताओ कि बीटा डी के बताओ कैसे आएगा हमारे पास, क्या बताओ भाई, बताओ हमारे पास बीटा डी के कैसे आएगा। अच्छा आप ये बताओ कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं, अरे जो हमारे पास क्या था बीटा डी के, सिंपल बीटा डी के, उसमें एटॉमिक नंबर एक बढ़ता है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पीछे क्या क्या बच जाएगा, एक प्रोटॉन। अरे एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर पॉजिट्रॉन एमिट होगा। आप देखो भाई O15 एक पॉजिट्रॉन एमिट कर दे तो क्या बनेगा बताओ भाई, अगर O15 एक पॉजिट्रॉन एमिट कर दे, ठीक है बात, तो बताओ क्या बन रहा है हमारे पास, ये तो 15 ही रहेगा,
लेकिन 8 से क्या हुआ, 7 बन गया ना भाई। तो आपको ऐसा कैसे होता है यहाँ पर भाई, याद रखियो बीटा डीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है, पॉजिट्रॉन डीके में एटॉमिक नंबर 1 घटता है। आपको ऐसे कैसे भाई, यहाँ पर पॉजिट्रॉन ना, तो यहाँ पर क्या था बीटा पार्टिकल, ना यहाँ पर क्या है पॉजिट्रॉन, तो एमिट कहाँ से हो गया ये भाई, ये भी कैसे एमिट हो गया कि एक प्रोटॉन, क्या एक प्रोटॉन यहाँ पर भाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भाई एक न्यूट्रॉन में प्लस एक पॉजिट्रॉन में, एक न्यूट्रॉन में एक पॉजिट्रॉन में। तो अगर एक प्रोटॉन कम हो गया तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा। और भाई अरे बोलो, एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8 से 7 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेंगे, एक बढ़ जाएंगे ना भाई। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पर क्या है 8 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, यहाँ पर क्या है 7 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, इजंट इट। बस ध्यान रखना आपने कि बीटा एमिशन से क्या होता है, हम एक स्टेप कहाँ जाएंगे, राइट में, पॉजिट्रॉन एमिशन से हम एक स्टेप लेफ्ट में आ जाएंगे, जस्ट आ नहीं आपको ये। उसके बाद बताओ भाई, फाइनली हमारे पास बताओ क्या होता है, के कैप्चर, क्या भाई ये क्या है, कैल्शियम 40, बताओ मेरे पास क्या है, कैल्शियम 40, ठीक है। के कैप्चर क्या होता है, ये भी एक तरह का डीके होता है भाई, याद रखियो मैंने सारे डीके आपको नहीं पढ़ाए हैं, और भी बहुत सारी क्या होती है इनकी टाइप्स। के कैप्चर क्या होता है, ये हमारे पास पोटेशियम 40, इजंट इट, पोटेशियम 40। तो देखो आप ये बताओ मुझे कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बताओ क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यही तो था भाई। अरे 2 और 2 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 1 19, इजंट इट। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब होता क्या है कि इनमें से आपको पता है भाई, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन एंट्री कर सकता है एस इलेक्ट्रॉन को, कौन सा भाई आपको पता है, ये जो 1s है 2s है 3s और 4s है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के अंदर भी होती है और न्यूक्लियस के बाहर भी होती है ना भाई। मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी मैंने वॉयलेट नहीं किया है, मैंने ये नहीं बोला कि इसके अंदर बाउंड होकर रहता, मैंने क्या बोला है कि 1s 2s 3s और 4s के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के अंदर भी होती है, उसके भाई बाहर भी होती है, इजंट इट। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन 1s वाला स्पेशली सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन न्यूक्लियस के अंदर किसकी होती है, 1s की होती है। तो क्या होता है भाई कि इस जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर धापा लगाने जाएगा ना, बात आपको पहले पड़ी भाई, तो क्या होगा कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, और इसे हम क्या बोलते हैं के शेल। अगर मैं इस वेव मैकेनिकल मॉडल को बोर मॉडल से कोरिलेट करने की ट्राई करूं तो हम क्या बोलते हैं, 1s को के शेल नहीं बोलते क्या, अगली मेन शेल को हम क्या बोलते हैं, KLMNO, पता होगा ना आपको भाई। तो के शेल इसको भाई के कैप्चर भी बोलते हैं। तो हमको पता 1s 2s 3s और 4s में अगर आप इनके वेव फंक्शंस देखोगे तो न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर सेंटर पे सबसे ज़्यादा वेव फंक्शन किसका आएगा, 1s का ही आएगा भाई, समझे बात। तो क्या होता है कि इसके अंदर अभी बताओ कितने प्रोटॉन हैं, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 19, और न्यूट्रॉन यहाँ बताओ कितने हैं 40 माइनस 19, कितने आगे 40 और माइनस कितना भाई 21, यहाँ पर क्या न्यूट्रॉन, 19 प्रोटॉन 21 न्यूट्रॉन। लेकिन अब इसके अंदर भाई, तो जब इसके अंदर क्या होगा के कैप्चर, क्या भाई के कैप्चर, तो के कैप्चर से बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई, इसका एक प्रोटॉन, इसका एक, अरे भाई जो इलेक्ट्रॉन है इसका, ये जो 1s वाला इलेक्ट्रॉन है, देखो जब आप आयनाइज करते हो तो ध्यान रखियो ये एक तरह से आयनाइजेशन का उल्टा होता है। ये क्या होता है, आयोनाइजेशन का उल्टा। आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकालते हो, 1s से, सॉरी 4s से, है ना। लेकिन के कैप्चर में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ही निकाल लेता है, लेकिन कहाँ से, 1s से, समझ गए बात।
तो ये 1s2 से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जज्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझे बात। और क्या होगा बताओ, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर भाई 19 प्रोटॉन, 21 क्या है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कितने इसके अंदर शुरुआत में 19, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 19। तो क्या होगा, तो इनमें से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, एक न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, एक न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन भी कम हो गया, इलेक्ट्रॉन भी कम हो गया, बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 हो गया ना भाई। 18 किसका होता है, ऑर्गन का। अरे बोलो भाई, और मास क्या रहेगा यहाँ पर 40 रहेगा भाई। लेकिन इसमें बताओ, अब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यहाँ कितने हैं 18, इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं 18, और न्यूट्रॉन यहाँ कितने हैं 22 हो गए ना भाई। तो इसी के अंदर एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया भाई, तो आपको हो गए। फिर तो यहाँ पर क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s1 हो गया भाई। तो देखो इसका न्यूक्लियर चार्ज भी घट गया, 19 से क्या हो गया भाई 18, और इलेक्ट्रॉन भी क्या रह गया यहाँ पर 18। तो क्या बन गया हमारे पास ये ऑर्गन, इजंट इट। और बहुत चांसेस हैं इसके बाद क्या मिट होगा, गामा फोटोन। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है, अनस्टेबल। क्यों भाई 1s1, क्योंकि ये अफबू प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा कि पहले किसको भरा जाना चाहिए, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को। ये क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ये अभी तो क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जैसे ही के कैप्चर होएगा तो क्या बन जाएगा 1s1 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो क्या होगा, एक आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो 4s1 वाला है ये कहाँ जंप कर जाएगा इसको भाई 1s में। लेकिन जब ये 4s1 से 1 वाला 1s1 के अंदर जंप करेगा ना 1s के अंदर भाई, तो एक अनस्टेबल क्लाउड क्या बन रहा है, स्टेबल क्लाउड। तो क्लाउड याद रखियो, जब के कैप्चर होएगा तो न्यूक्लियस भी क्या हो जाएंगे अनस्टेबल, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी क्या हो जाएगा अनस्टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब क्या होगा स्टेबल, तो वो तो क्या मिट करेगा, मोस्टली यूवी विजिबल, इजंट इट। और कई बार मैं आपको बताऊं भाई, एक्सरे रीजन में मतलब बहुत ज्यादा भी यूवी में जाकर कहाँ एमिट कर सकता है, ये एक्सरेज भी एमिट कर देता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और भाई लेकिन जो न्यूक्लियंस है, जो न्यूक्लियस वो भी तो क्या है अनस्टेबल, वहां भी तो न्यूक्लियंस में क्या हुआ है रीअरेंजमेंट हुआ भाई, 18 प्रोटॉन और भाई 22 न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा अनस्टेबल। तो इस के कैप्चर का असर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर ना पड़ेगा, न्यूक्लियस के ऊपर पड़ेगा भाई। न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा अनस्टेबल, क्लाउड भी क्या हो जाएगा अनस्टेबल। तो जब स्टेबल क्लाउड बनेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा स्टेबल, तो वो तो यूजुअली क्या एमिट करेगा, यूवी विजिबल या एक्सरे बहुत रहे। और बोलो भाई ये, और भाई जो न्यूक्लियस है वो जब क्या होगा स्टेबल, वो क्या एमिट करेगा गामा रे। नहीं है क्या आपको। तो ये क्या इसकी मेन टाइप्स आ गया ना आपको ये, अरे बोलो ठीक है भाई। अब बताओ हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। अब आपने पढ़ना है भाई रेडियो एक्टिव डीके सीरीज या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, ये क्या होती है। देखो ये बात तो आप मानते हो भाई कि अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करेंगे, अब ये तो आप मानते हो कि अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या एमिट करेंगे, अल्फा बीटा गामा बीटा डीके पॉजिट्रॉन डीके के कैप्चर, इजंट इट। इनके जरिए इस रेडियो एक्टिव डीके के जरिए वो अपना रूप बदल लेंगे, इजंट इट। लेकिन भाई वो रूप बदल के जाएंगे कहाँ लास्ट में, कोई भी अनस्टेबल चीज क्या होना चाहती है स्टेबल, इजंट इट। तो लास्ट में ये बनाते हैं लेड के आइसोटोप। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस बहुत सारी सीरीज ऑफ न्यूक्लियर चेंजेस के थ्रू होते हुए लास्ट में क्या फॉर्म करेंगे, स्टेबल न्यूक्लियस। तो सीरीज ऑफ चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सीरीज। पर ध्यान रखियो, मान लिया मैं कहता हूं कि 238 बताओ क्या बना था फाइनली, आपको पता है। अगर आपके पास 238 हो क्या हो, तो लास्ट में क्या बनाएगा लेड 206। क्या भाई ये 238 लास्ट में क्या बनाएगा लेड 200 पीबी, क्या भाई 206, समझे बात। तो लेड 206 क्या होता है बोलो भाई,
अरे भाई आप बताओ कि हमारे पास लेड हमारे पास क्या होता है, स्टेबल न्यूक्लियस। क्या होता है? स्टेबल न्यूक्लियस। तो आप ये बताओ भाई, बात नहीं भाई, तो यूरेनियम में तो क्या बनेगा हमारे पास लास्ट में? लेड 206। तो आपके दिमाग में नहीं आएगा भाई कि ये यूरेनियम क्या इसमें एकदम से बदल जाएगा ना? ये भाई पहले यूरेनियम से कुछ और बनेगा, थोरियम वगैरह, थोरियम से कुछ और बनेगा, उससे कुछ और, उससे कुछ और लास्ट में जाके तो क्या बनेगा हमारे पास? तो याद रखियो 238 लेड 206 में एकदम से नहीं बदलेगा, ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस के जरिए इसमें कन्वर्ट होएगा। बात आपको पहले पड़ी, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। इसमें सारे स्टेप्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप सिर्फ ये याद कर लियो कि इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा होता है और एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है, ठीक है बात? ये 4 सीरीज होती हैं, एक को हम बोलते हैं फॉरेन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? बोलो भाई। अरे यूएन क्या है ये? फॉरेन सीरीज। क्या है ये? तो कैसे लिखा हुआ ये क्या? फॉरेन प्लस 1। तो एक हमारे पास क्या होती है? फॉरेन प्लस सीरीज, सॉरी एक होती है हमारे पास फॉरेन सीरीज। फॉरेन, और आपको पता होना चाहिए इनके नाम क्या क्या होते हैं और इनमें स्टार्टिंग एलिमेंट और एंड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहली हमारे पास क्या होती है? फॉरेन सीरीज। और इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा होता है? स्टार्टिंग बताओ भाई। थोरियम 232 कौन सा होता है? थोरियम 232, थोरियम 232 होएगा। और ये बताओ क्या बनाएगा? और इसको फॉरेन ही क्यों बोलते हैं? अब एक काम करो, आप इसके मास नंबर को 4 से भाग करो। अगर किसी का मास नंबर 4 से भाग करने पर क्या आ जाए? पूरा पूरा भाग हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे इसको? क्या ये? फॉरेन सीरीज। तो इसको आप भाग करो भाई, 4 पंजे 20 और 4 अठे 32, 4 पंजे 20, 4 अठे, तो यहाँ पर एन कितना है? तो 58 चौके 232। और इससे लास्ट में पता बनेगा क्या? लेड 208। इससे बनता क्या भाई? लेड 208, इजंट इट? इसके लिए बताओ इनके, अब आप दोनों के लिए देखो, चाहे क्या हो हमारे पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट, चाहे हमारे पास क्या हो एंड प्रोडक्ट, सॉरी चाहे हमारे पास क्या हो, अरे स्टार्टिंग एलिमेंट, चाहे हमारे पास क्या हो एंड प्रोडक्ट, दोनों ही फॉरेन सीरीज से बिलोंग करेंगे भाई। मतलब दोनों पे लागू होगा ये रूल, बताओ भाई। तो इसको ये 4 से भाग होता है, ये भी 4 से भाग होता है। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, कितने हो गया? तो हम क्या, तो आपसे ये पूछ सकता है, आपसे पूछ ले, बताओ और इसका एक नाम क्या होता है? इसका और नाम क्या होता है? थोरियम सीरीज। क्या होता है भाई? इसको थोरियम सीरीज बोल देते हैं। तो कोई ये बोल दे कि बताओ थोरियम सीरीज में स्टार्टिंग एलिमेंट का एन कितना होता है? भाई आपको पता है थोरियम सीरीज क्या होती है? फॉरेन सीरीज। तो एन कितना आएगा यहाँ पर भाई? 58। और इसका एन क्या आएगा? 52। बात आपको पहले पड़ गई। अच्छा, फॉरेन प्लस 1 सीरीज क्या होगी? ध्यान, इसमें ये बताओ इसको क्या बोलते हैं? इसका और नाम क्या होता है? नेपच्यूनियम सीरीज, ठीक है। और यहां बताओ क्या होता है? नेपच्यूनियम से बताओ क्या बनेगा? बिस्मथ 209। नेपच्यूनियम से भाई बताओ, नेपच्यूनियम से तो क्या बना है? बिस्मथ 209। और है क्या ये? 237 है ना? 237 से, ठीक है। और इसको भाई फॉरेन प्लस 1 क्यों बोला? आप इसको 4 से भाग करियो, 4 पंजे 20, अरे बोल 4 पंजे 20, 37 आ गया। 4 नीम 36, तुम क्या बोलेंगे भाई? 237 को आप 4 से भाग करियो। क्या 237 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? 4 × 59 + 1। अरे भाई 59 चौका 236 + 1 237, तुम क्या बोलेंगे? तो आप ये देख लिया करो, अगर किसी के, अगर भाई आपके पास चाहे क्या हो स्टार्टिंग एलिमेंट, चाहे क्या हो एंड प्रोडक्ट, आप उनके मास को भाग करके देख लिया करो। किससे? 4 से। अगर 4 से पूरा भाग हो जाए तो क्या है? फॉरेन सीरीज। अगर 4 से भाग होने के बाद एक क्या बचे शेष, तो वो क्या है? फॉरेन प्लस 1। 2 बचे तो, 3 बचे तो, और 4 बचे तो वो 4 से भाग हो जाएगा, 4 कैसे बचेगा? Isn't it? तो ये इससे। और भाई एक बार मैं आपको बताऊं भाई, एक बार कुछ भाई कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये बताओ किस डिसइंटीग्रेशन सीरीज का, कई बार भाई ये पूछ लेते हैं कि ये बताओ
कि किस डिसइंटीग्रेशन सीरीज का एंड प्रोडक्ट लेड नहीं होता? कौन सा भाई? नेपच्यूनियम सीरीज 4n+1 सीरीज का एंड प्रोडक्ट लेड नहीं होता। क्या होता है? बिस्मथ। बाकी सभी का एंड प्रोडक्ट बताओ क्या होएगा? लेड। आ गया ना आपको ये? अच्छा भाई बताओ, और इसमें एंड क्या होगा? तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 52 आया। यहाँ पर भी क्या आया? अरे जी 52 आया ना। एन क्या है इसके लिए? 52। अरे एन कितना इसके लिए? फिर एक हमारे पास क्या होती है? 4n+2 सीरीज। 4n+, अरे भाई अब क्या हमारे पास 4n+2 सीरीज? ये कौन सी 4n? ये कौन सी 4n+1? फिर क्या आती है? 4n+2 सीरीज। समझ गए बात? ये क्या होगी? इसको बोलते हैं हम तौर पे यूरेनियम सीरीज बोल देते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा होता है? 238। और इसका भाई एंड प्रोडक्ट वो क्या होता है? 206 लेड। बोलो भाई बताओ, इसको 4n+2 क्यों बोला? क्योंकि अगर आप इसे 4 से भाग करोगे क्या आएगा? 4 पंजे 20, 3 बच गया भाई 38, 4 नीम 36, कितना आया शेष? तो क्या ये 4n+2। और देखो भाई 4 पंजे 20, 4 एकम 4, एन यहाँ पर क्या है? 59। एन यहाँ पर क्या है? 51। 4 पंजे 20, 4 एकम 4, और भाई 2 यहाँ पर बच जाएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास 4n+2 सीरीज। इजंट इट? तो भाई ध्यान रखियो कौन सी सीरीज क्या होती है, स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है भाई, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या होती है स्टार्टिंग वाले एलिमेंट के लिए और भाई एंड एलिमेंट के लिए, और इसका बाकी नाम क्या होता है। लास्ट में क्या होती है हमारे पास 4n+3, या इसको भी मैं आपको बताऊं एक्टिनियम सीरीज भी बोल देते हैं। क्या 4n+3 और एक्टिनियम सीरीज। अब बताओ 4n+3 सीरीज क्या होगी, जिसको हम यहाँ पर एक्टिनियम सीरीज बोल रहे हैं। इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा? 235, 235, 207। क्या बोलो भाई 235 और कौन सा? अरे नहीं एक्टिनियम, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा होता है? एक्टिनियम। बात आपको पहले पड़ी, तो क्या हमारे पास पढ़ना नहीं तो भाई एक्टिनियम आएगा। और चेक करिए उसको भाई, है ना। 235 कौन सा? ये 231 लिखा है यहाँ पर, 31 कहाँ से आएगा यहाँ पर? अरे 235 होएगा ये। अरे भाई एक्टिनियम सीरीज 235 को आप 4 से भाग करियो, 4 पंजे 20 और 4 अठे 32 हो गया। अरे एक्टिनियम का एक आइसोटोप है ये, एक्टिनियम का क्या है ये? आइसोटोप। यहाँ पर क्या करो एक्टिनियम करो, बताओ क्या है हमारे पास? एक्टिनियम 200। अब चेक करो बारी, इसका नाम क्या? स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा हमारे पास? एक्टिनियम सीरीज में स्टार्टिंग एलिमेंट एक्टिनियम होगा ना। ये बताओ क्या बनेगा हमारे पास? लेड। भाई आप एक बार चेक कर लो कि एक्टिनियम सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है? ये होता है। फिर मेरे ख्याल से ये इसके इन बिटवीन कहीं बनता होगा। क्या? अरे भाई ये फिर इसमें कहीं इन बिटवीन बनता होगा। ये आपने चेक किया ना भी ये, तो भाई अरे भाई इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा होता है बताओ? अरे भाई इसमें स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा होता है? यूरेनियम 235। इसको भी फिर एक्टिव सीरीज, अरे भाई किसी और वजह से बोलते होंगे, इसके इन बिटवीन बनता होगा इसके अंदर। आप इसकी पूरी सीरीज चेक करो कहीं बनता, क्योंकि भाई क्योंकि यूरेनियम सीरीज हमने ऑलरेडी नाम दे दिया इसका भाई, 238 को हमने ऑलरेडी क्या नाम दे रखा है? अरे भाई 4n+2 को हमने ऑलरेडी क्या नाम दे रखा है? यूरेनियम। मेरे ख्याल से इसके बाद कहीं जस्ट नेक्स्ट ना बनता हो ये शिवम, जस्ट नेक्स्ट बनता क्या ये? कोई बात नहीं, उसके बाद क्या बनता है? कौन सा? ओके कोई नहीं। अरे भाई लेकिन इसका नाम क्या है? एक्टिनियम सीरीज। बात आपको पहले पड़ेगी, इसमें कहीं बनता होगा। इसका नाम क्या होता? 235 यूरेनियम और लेड 207। 235 क्या यहाँ पर भाई स्टार्टिंग एलिमेंट, और लेड 207 क्या इसका एंड प्रोडक्ट। भाई यही तो बात आप इनके याद कर लीजिए, स्टार्टिंग एलिमेंट और एंड एलिमेंट। ठीक है,
इसको 4 से भाग करियो, 4 पंजे 20, 35 आ गया, 4 अठे 32, 3 बच गया ना भाई। तो 4n + 3, ये देखिए भाई 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 भाई 51 आया ना। तो क्या इसका बताओ, 4n + 3 सीरीज। इनको आराम से पढ़ लोगे आप। ओके, अब बताओ हमें क्या पढ़ना भाई, काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। हालांकि भाई मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है, कहाँ पर, केमिकल काइनेटिक्स में हमने भाई काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है ना। ओके बताओ भाई, तो पहली बात तो ये कि जो रेडियो एक्टिव डीके है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। किसको? और भाई इसमें जो हमारे पास क्या होता है, बोलो भाई, और हम इसमें भाई क्या मेजर करते हैं, तो हम इसमें मेजर करते हैं नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसकी रेट कैसे मेजर होती है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेकिंग प्लेस पर सेकेंड, ठीक है बात। और 1 क्यूरी बताओ कितना होता है, इतने डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। अब तो पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, बोलो भाई, डेरिवेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन। भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रेडियो एक्टिव डीके की जो इक्वेशन होएगी, रेट इक्वेशन, आपने वो ड्राइव करनी है। तो आप ये मान लो कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है ए, और ये बताओ भाई किस में कन्वर्ट होता है, बी में, ठीक है बात। तो आप इसके लिए कैसे लिखोगे इक्वेशन बताओ। तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसकी शुरुआती अमाउंट क्या मान लो n, और इसी क्या मान लो 0, लेकिन भाई समय के साथ, सॉरी n0, और ये क्या है 0, लेकिन आफ्टर टाइम t ये कितना रह गया n, ये भाई हमारे पास, ये हमारे पास कितना रह गया, n रह गया, इजंट इट। तो आप ये बताओ भाई, और इसके लिए आप रेट कांस्टेंट क्या मान लो, लैम्डा, मैंने खैर यहाँ पर के ले रखा है। तो आप बताओ भाई, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है तो रेट क्या आनी चाहिए मेरे पास, तो मेरे पास रेट क्या आनी चाहिए, रेट कांस्टेंट के है, तो के इंटू भाई हमारे पास रेट क्या आनी चाहिए, के इज इक्वल टू एन क्या है, टाइम टी पे कितना अमाउंट बचा हुआ है, अरे भाई टाइम टी पे कितना अमाउंट बचा हुआ है, एन बचा हुआ है ना। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगी, के एन के, इजंट इट। और अब आप मुझे बताओ भाई, और डिफरेंशियल रेट क्या होती है भाई, अरे भाई डिफरेंशियल रेट क्या होती है, रेट होती क्या है, डी एन बाई डी टी, तुम क्या बोलेंगे, माइनस डी एन बाई, सॉरी यहाँ पर सिर्फ अमाउंट है भाई, यहाँ पर सिर्फ क्या है अमाउंट। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, बोलो माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू के एन, आ गया ना। अब एक काम करो भाई, अब डी टी को आप कहाँ फेंक दो, उस साइड, और एन को ले आओ इस साइड, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, माइनस डी एन बाई एन इज इक्वल टू के डी टी, इजंट इट। अब क्या आप इसको भाई इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या, फिर बोलो भाई, क्या आप इसको इजीली भाई इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या, बताओ कैसे। एक काम करो, इस माइनस को वहां फेंक दो, इस माइनस को आप क्या करो भाई उसी साइड फेंक दो, तो क्या है मेरे पास, माइनस यहां पर आ गया ना। अब बताओ डी एन बाई, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां भी इंटीग्रेशन और यहां भी इंटीग्रेशन, याद रखियो माइनस के तो कांस्टेंट है, तो बाहर रख लिया मैंने। अब बताओ 1 बाई एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एन, इजंट इट। 1 बाई एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स। तो एल एन एन इज इक्वल टू, अब माइनस के एज इट इज, और डी टी क्या होगा, टी, आ गया मेरे भाई। और भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा सी, यहाँ पर क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इजंट इट। अब आप ये बताओ भाई, आप ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप कैसे मालूम कर सकते हो भाई, सिंपल सी बात है, जब टाइम 0 था तो n की वैल्यू क्या थी, n0। जब टाइम क्या था भाई, व्हेन टाइम इज t, कितनी अमाउंट है n, लेकिन टाइम जब क्या था 0, तो n0 था ना। तो हम क्या बोलेंगे,
व्हेन टाइम इज 0, व्हेन t इज 0, तो c क्या बन जाएगा मेरे पास, ln n नॉट। तो c की वैल्यू बना के यहाँ पुट कर दो, तो ln n, तो क्या है मेरे पास, ln n इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, बताओ भाई बताओ c क्या है मेरे पास, ln n नॉट, ln n नॉट। अब बताओ भाई, अब आप एक काम करो, अब के टी को आप इस साइड ले आओ, के टी को आप भाई इस साइड ले आओ, ठीक है, और बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, ये नहीं कम करो, हाँ, और इसको साइड फेंक दो, इसको वहाँ ले जाओ और इसको साइड ले आओ, तो के टी अगर मैं यहाँ ले आया तो मेरे पास क्या है बताओ भाई, तो के टी प्लस हो गया ना, और ये क्या है ln n नॉट माइनस ln n आ गया भाई, isn't it, ln नहीं आएगा आपको, बल्कि काम करो आप, बल्कि आप एक काम करो, इस ln n नॉट को साइड ले आओ, इसको भाई ln n नॉट को साइड ले आओ, तो मेरे पास माइनस के टी क्या आ गया, बताओ ln n माइनस इसको है भाई, अरे बताओ भाई ln n नोट आ गया ना, isn't it, अरे ln n नोट, ठीक है। अब ये क्या है, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होएगा, तो माइनस के टी इज इक्वल टू ln n बाई n नोट होएगा ना, ln n बाई n नोट। आपने भाई रेट आपने देखना है कि कंसंट्रेशन कैसे भी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी अमाउंट ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कैसे भी करेगी विद टाइम। तो आपने n का एक्सप्रेशन मालूम करना है, तो ये ln आया ना, मैं तो बोलो भाई, अगर मैं ln को साइड फेंकूं तो e बन जाएगा ना, तो n बाई n नोट क्या आ गया मेरे पास, e की पावर माइनस के टी, और n बताओ मेरे पास क्या आ गया, n नोट टी की पावर माइनस के टी। तो ये आपको साफ नजर आ रहा है कि अब बताओ n नोट क्या है, शुरुआती अमाउंट, अब k क्या है, कांस्टेंट, isn't it, k क्या बोलो भाई, k कांस्टेंट है ना। अब बताओ t मेरे पास क्या आएगा, तो t बढ़ेगा तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा, तो आप इसका से लिखो कि n इज इक्वल टू n नॉट 1 बाई ई की पावर के टी। तो अगर t बढ़ेगा तो ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा, ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा, तो n क्या होगा, घटेगा, यानी विद टाइम अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या होगी, घटेगी ना। और कैसे घटेगी, एक्सपोनेंशियली, यानी कि अगर यहाँ मैं लेता हूँ टाइम और यहाँ क्या लेता हूँ n, अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट, तो वो कैसे घटती बताओ भाई, एक्सपोनेंशियली। यह क्या आपको, तो कैसे घटेगी, एक्सपोनेंशियली। आसान है कि मुश्किल है, पक्का है आपको ये, ठीक है। तो भाई क्या आपने ये इक्वेशन डिराइव कर ली, क्या बात है नहीं भाई, क्या आपने ये इक्वेशन डिराइव कर ली, तो हमारे पास क्या आ गया, नजर आ रहे हैं दिनेश, n इज इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस के टी, ठीक है। अब बताओ क्या भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ, अब देखो इसके ऊपर तो आपसे क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं, आपसे ही पूछ ले, बताओ भाई, लेकिन आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बताओ भाई। अब यहाँ से कई तरह के फर्दर क्वेश्चन अराइज होते हैं, आप सिर्फ ये इक्वेशन ध्यान रखियो, कौन सी, एक इक्वेशन कौन सी बताओ, n इज इक्वल टू n नॉट, सिर्फ एक इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है, ये वाली, कि रेडियो एक्टिव डीके की एक इक्वेशन, बोलो भाई, एक ही नाम, ऐसे बोलते नहीं वो इलेक्शंस में, तो बताओ भाई एक ही नाम कौन सा, n इज इक्वल टू, हमको पता है कि n इज इक्वल टू n नॉट माइनस ई की पावर माइनस के टी, क्या बेटा, क्या हो गया, ओके। तो दो भाई n इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस के टी आ गया ना। तो अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई रेट कांस्टेंट बताओ, क्या
रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा? तो बहुत सिंपली आपको याद है ना, आपने ड्राइव भी कर लिया। अगर आपको रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन चाहिए तो सिंपल बात है, इस एन नोट को आप पहले यहाँ ले आओ, ठीक है। अरे बोलो भाई एक काम करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बताओ क्या, सॉरी टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड, बताओ क्या भाई, ई इन्वॉल्व हो ना तो नेचुरल लॉग लेना होता है, इजंट इट? बताओ क्या, एल एन एन इज इक्वल टू एल एन एन नोट, ये एम है ये एन है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, तो एल एन एन नोट प्लस एल एन ई की पावर माइनस के टी। अब ये बताओ क्या आ गया, तो एल एन एन इज इक्वल टू, अकाउंट्स को इस साइड ले आओ, एल एन एन माइनस एल एन एन नोट इज इक्वल टू ई की पावर, अरे भाई माइनस के टी आ गया, एल एन ई क्या हो गया, ये एल एन एम की पावर एन है, ये लॉग एम की पावर एन है, तो एन लॉग एम क्या बन जाएगा मेरे पास, अरे माइनस के टी आ गया, एल एन ई क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस के टी, इजंट इट? अब बताओ आप मुझे, अब के का फॉर्मूला बना कुछ, अब इस माइनस को अपनी साइड फेंक दो, तो क्या गया मेरे पास, प्लस माइनस, तो के टी क्या आ गया, के टी, तो के टी क्या आ गया भाई बताइए। अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन, तो हम क्या बोलेंगे, एल एन एन नोट बाई एन, और के क्या आ गया, तो के 1/t। अब मैं अगर एल एन को कन्वर्ट करूँ किसमें, कॉमन लॉग में, बताओ क्या जाएगा हमारे पास, ये तो ये हो गया लॉग 2.303, इजंट इट? तो ये मेरे पास भाई किसका फॉर्मूला आ गया, बताओ, ये हमारे पास भाई किसका फॉर्मूला आ गया, के का फॉर्मूला। एक तो ये आ गया ना, अरे बोलो भाई यहाँ पर लॉग की फॉर्म में ही है ये, अरे बोलो भाई इसको, ये एल एन की फॉर्म में, आप इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट, आप इसको लॉग फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल कहाँ करना है, बताओ, जब ये बता रखा हो कि इतनी कंसंट्रेशन इतना होने में इतना टाइम लेती है, बताओ इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है। कोई ये कह दे भाई कि 5 ग्राम सब्सटेंस 3 ग्राम होने में इतना टाइम लेता है, तो भाई कोई ये बोल दे कि 5 ग्राम सब्सटेंस 3 ग्राम होने में 10 घंटे लेता है, बताओ उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो 5 ग्राम 3 ग्राम 10 आवर्स क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। तो जब क्या, तो ये फॉर्मूला आपने कब अप्लाई करना है, जब रेट कांस्टेंट निकालना हो, और क्या बता रखा हो, इनिशियल अमाउंट, बची हुई अमाउंट, और भाई टाइम टेकन, ठीक है। और ये बता रखा हो तो कि इतना, कोई ये बता दे भाई, ये बता रखा हो कि इतना अमाउंट इतना होने में इतना टाइम लेता है, तो के निकालो, ये फॉर्मूला। और ये बता दे तो कि इतना अमाउंट इतना होने में कितना टाइम लेगा, टाइम पूछ ले, और क्या बता दे आपको, रेट कांस्टेंट। तो अब टी क्या आ जाएगा मेरे पास, 2.30 log n नोट बाई n। कोई ये बोल दे भाई, देखो इसका बहुत फायदा भाई, ध्यान रखिए इसका बहुत फायदा है, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे इसकी एप्लीकेशंस। अरे रेडियो कार्बन डेटिंग पता होगा ना आपको, कोई रेडियो कार्बन डेटिंग बताओ क्या होता है। तो कोई ये बोल दे, आपको ये पता हो कि इतनी अमाउंट, तो आपसे पूछ ले कि बताओ इतनी अमाउंट, कोई बोल दे भाई बताओ 5 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 0.2 ग्राम रहने में कितना समय लेगा, अगर उसका रेट कांस्टेंट ये है, रेट कांस्टेंट यहाँ पुट करो, 5 ग्राम 0.2 ग्राम नहीं है कोई, तो इससे हमारे पास क्या जाएगा, टाइम टेकन। कुछ बात आपको पहले पड़ी। और बताओ क्या होता है हमारे पास, हाफ लाइफ। अब बताओ हमारे पास क्या होता है, बताओ भाई, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, हाफ लाइफ क्या होता है भाई बताओ, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल इज डिकेड। बोलो भाई, समझे बात। अरे वो टाइम टेकन बाई ए रेडियो एक्टिव मटीरियल फॉर इट्स 50% डीके, 50%
डिसइंटीग्रेशन से हम क्या बोलेंगे उसका हाफ लाइफ पीरियड। तो भैया बताओ टाइम का जनरल फॉर्मूला ये आएगा ना हमारे पास, तो अगर हाफ लाइफ है तो एन क्या बचेगा, एन नॉट बाई 2, तो टी शुड बी इक्वल टू, टी क्या आना चाहिए 2.303 बाई के लॉग एन नॉट बाई एन कितना होना चाहिए, एन कितना, एन बाई 2, एन बाई एन नॉट बाई 2, 2 पहुंच गया ऊपर, एन नॉट सेंट कैंसिल, लॉग 2 क्या होता है 0.3010, 0.3010 को इसे मल्टीप्लाई करो, बताओ मेरे पास क्या टी क्या आ जाएगा, टी हाफ लाइफ 0.691 बाई के, तो टी हाफ लाइफ क्या आ गया मेरे पास 0.691 बाई के, इसको हम क्या बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, ये भी आ गया। और बताओ हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर 75% भी निकाल सकते हो क्या, अरे आप 75% डीके को भी निकाल सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही, पता होगा ना, मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पर, अरे भाई केमिकल काइनेटिक्स में, जो वहाँ पर 75% डीके था ना, या 25% डीके, या भाई 99.9% डीके, वो सारे रूल्स यहाँ भी लागू होंगे। कोई आपसे पूछ ले कि आपको टी हाफ लाइफ बता दे और 99.9 पूछ ले, आपको पता 10 टाइम्स लगता है यहाँ पर, क्या पता होगा ना आपको 10 टाइम्स, तो हम क्या बोलें, कोई बोल दे कि किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल का हाफ लाइफ पीरियड क्या है, बताओ 5 मिनट, बताओ इसका 99.9% डीके कितनी देर में होगा, 50 मिनट, आसान की मुश्किल भाई, ये आप ऐसे निकाल लियो। आप यहाँ पर भाई टी हाफ पूछे तो यहाँ पर क्या लिख लियो एन नॉट बाई 2, और टी 99.9 पूछे, यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, तो कितना बचा मिलेगा, बोलो भाई एन नॉट बाई 1000, कितना एन नॉट बाई 1000, इजंट इट, और 75 पर, तो आप निकाल के यहाँ पर टी 99.9, उससे आप इस, अरे भाई उससे भाग कर दियो टी हाफ को, आपके पास दोनों का क्या आ जाएगा रिलेटिव रेशियो। कोई आपसे पूछ ले कि बताओ टी 80%, टी 20% से कितना ज़्यादा होगा, तो पहले यहाँ से क्या, यहाँ से भाई क्या निकाल लियो टी 80%, फिर यहाँ से टी 20%, समझ गए बात। और भाई टी 80 को टी 20 के भाग से, टी 20 के नंबर से एक्सप्रेशन से भाग कर दियो, आपके पास उनका रिलेटिव रेशियो आ जाएगा, नहीं आएगा, इनको आराम से करोगे आप भाई, ओके। अब आप बताओ भाई, अच्छा एक यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर होता है, अच्छा ये बताओ यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की यहाँ पर यूनिट क्या होंगी, भाई सिंपल सी बात है, भाई सिंपल सी बात है, आप कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये भी क्या है रेट, ये भी क्या है भाई, सॉरी ये भी क्या अमाउंट, ये भी क्या है अमाउंट, कंसंट अन के अमाउंट की यूनिट क्या हो जाएंगी कैंसिल, क्या आएगा सिर्फ पर सेकंड। आपको पता फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है पर सेकंड। और बताओ भाई, और आप यहाँ पर ये बताओ कि आप कैसे मालूम कर सकते हो एवरेज लाइफ, क्या, अरे भाई ये क्या होता है एवरेज लाइफ, अरे भाई ये क्या होती है हमारे पास एवरेज लाइफ, बताओ क्या होती है, पता आपको के का उल्टा क्या, इसको टाउ, इसको क्या बोलते हैं टाउ, टाउ क्या होता है 1 बाई के। अगर एक बार आपको के मालूम पड़ गया तो आपने क्या करना है, अब तो ऐसे तो 1 बाई के क्या होता है टाउ, 1 बाई के क्या होता है टाउ, तो यहाँ से अगर हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है 0.693 बाई के, तो के क्या होगा 0.691 बाई टी हाफ, तो 0.6, तो आप यहाँ पर क्या पुट करियो, आप यहाँ से क्या निकालो, के क्या आएगा मेरे पास 0.691 बाई टी हाफ आ गया 0.693 बाई टी हाफ आ गया, तो टाउ क्या होता है 1 बाई के, तो के मेरे पास ये आ गया, तो उसका उल्टा करियो आप, बताओ क्या है मेरे पास टी हाफ बाई 0.693, यानी अगर आप हाफ लाइफ पीरियड को एक काम करो 1 बाई 0.693 सॉल्व करो, क्या होता है 1.44 आएगा, 1 बाई 0.693 कितना होता है, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड मतलब कैसे आएगा हमारे पास टी हाफ को, सॉरी एवरेज लाइफ क्या होती है,
किसी मटेरियल की एवरेज लाइफ क्या होती है, उसके हाफ लाइफ पीरियड को आप क्या करो 1.44 से मल्टीप्लाई कर दो 1.44 गुना। भाई इसके ऊपर आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ भाई किसी का एवरेज लाइफ, किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल का एवरेज लाइफ उसके हाफ लाइफ से कितने गुना होता है। एक बोले भाई 2 गुना, एक बोले 10 गुना, एक बोले तकरीबन 1.5 गुना। तकरीबन क्या होता है 1.5 गुना, क्यों भाई 1.44। नहीं आ गया आपको? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। और एक आपको पता है भाई कि इनका प्लॉट क्या, अब इनका प्लॉट कैसा आएगा बताओ। अगर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट को अगर आप प्लॉट करते हो, आप ही बताओ भाई, आप इनिशियल अमाउंट निकाल सकते हो क्या? आप क्या इनिशियल अमाउंट मालूम कर सकते हो भाई कि एन नोट उसमें कितनी होगी किस चीज में? बताओ कैसे? अरे बोलो भाई, भाई बहुत सिंपल है। यही बात हमारे पास टी होता है, हमारे पास के का फॉर्मूला ये होता है ना? नहीं, हमारे पास ये क्या मेन इक्वेशन, इस मेन इक्वेशन को आपने क्या किया, अरे भाई हमारे पास के का फॉर्मूला ये है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करियो तो के टी बाई 2.303, तो क्या आ गया के टी बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग एन नॉट बाई एन है ना, तो इसको क्या कम करो भाई, लॉग एम बाई एन को लॉग एम माइनस एन लिख दो, तो लॉग एन नॉट माइनस लॉग एन आ गया। अब बताओ लॉग एन को आप साइड फेंक दो, इसको साइड फेंक दो, तो लॉग एन बताओ क्या गया मेरे पास, माइनस के टी बाई 2.303 प्लस लॉग एन नॉट, इजंट इट? मतलब क्या है, अगर मैं अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट को, ध्यान रखियो एन नॉट निकालना बहुत ईजी होता है। आज हमारे पास तो क्या उसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट है, आज हमारे पास जो रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो अमाउंट होती है, बोलो भाई अगर मैं उसको भाई प्लॉट करूँ तो बताओ किसके वर्सेस, टाइम के वर्सेस, बताओ मेरे पास क्या जाएगा, क्या जाएगा बताओ भाई, स्लोप क्या आएगा? तो देखो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, समझे बात? नहीं, अगर मैं यहाँ क्या लेता हूँ टाइम और यहाँ क्या लेता हूँ लॉग एन, तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा स्लोप, और इससे क्या आ जाएगी इनिशियल अमाउंट या इनिशियल एक्टिविटी, इजंट इट? और ध्यान रखो भाई, एक होती है ये एन जो होता है, जो एन होता है, इस एन को बोलते हैं एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इनको? इस एन को बोलते हैं एक्टिविटी, कि उसकी कितनी एक्टिविटी है, अभी उसकी कितनी एक्टिविटी प्रेजेंट है। और एक होती है रिलेटिव एक्टिविटी, वो क्या होती है एन बाई एन नॉट। और एक होती है परसेंटेज एक्टिविटी, वो क्या होती है एन बाई एन नॉट इंटू 100। तो एक्टिविटी बोल ले एन, इनिशियल एक्टिविटी बोल ले एन नॉट, रिलेटिव एक्टिविटी बोल ले एन बाई एन नॉट, परसेंटेज एक्टिविटी बोल ले। तो भी सिंपल सी बात है, अगर इसमें आपसे क्या पूछ लिए रिलेटिव एक्टिविटी, आपने क्या निकालना पड़ेगा एन बाई एन नॉट। तो क्या करोगे आप, इसको इस साइड फेंक के एंटी लॉग कर दियो, क्या जाएगा एन नॉट बाई एन, क्या करो रेसिप्रोकल, क्या जाएगा एन बाई एन नॉट। नहीं आ गया आपको? ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे भाई। आपने जस्ट देखना है कि यहां पर किस तरह का फॉर्मूला काम करेगा। अरे बोलो भाई, अच्छा अब भैया यहाँ पर क्या है, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एक्टिविटी। अब एक फॉर्मूला भाई और भी होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्या होता है, ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइव्स, कि एन हाफ लाइव्स के बाद भाई कितनी अमाउंट बची मिलेगी, बताओ क्या होता है। तो एन मान लिया क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, बोलो भाई नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ठीक है। और एन नोट क्या इनिशियल अमाउंट, तो एन विल बी इक्वल टू 2 बाई एन। समझे बात? कोई ये बोल दे भाई, कोई ये बोल दे कि बताओ भाई 5 हाफ लाइफ के बाद, 5 हाफ लाइफ कंप्लीट होने के बाद कितनी अमाउंट, कितने परसेंट अमाउंट बची मिलेगी, तो कैसे आता हमारे पास एन से। एन क्या है अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, ये एन नोट तो क्या है इनिशियल अमाउंट, ये क्या है
ये क्या भाई, अमाउंट लेफ्ट, और ये एन क्या, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो कोई ये बोल दे किसी का हाफ लाइफ मान लिया 20 दिन है, कितना है, किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ 20 डेज है, ठीक है, बताओ ये कितने % बचा मिलेगा अगर 20 डेज का इसका भाई हाफ लाइफ। तो बताओ भाई कि 80 दिन के बाद, नहीं है, बताओ भाई, नहीं है क्या आपको, ये बताओ भाई 80 दिन के बाद कितना अमाउंट बचा मिलेगा किसी रेडियो, कोई हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है आर, कौन सा भाई, इसका हाफ लाइफ कितना, टी हाफ लाइफ 20 डेज, बताओ 80 डेज बाद ये कितने % बचा मिलेगा, इसने % पूछा ना, %, तो आप एन नोट क्या मान लिया, एक क्या मान लिया भाई, इसने एग्जैक्टली बताया नहीं कि एन नोट है कितना, इसने बता रखा होता भाई एन कितना है 5, तुम यहाँ पर क्या बोलते, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, जिसने बोला नहीं भाई, तो बताओ क्या करो आप, इसको 1 मान लो, एन नोट क्या मान लो 1, तो 1 बाई, और भाई इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है कितने % बचा मिलेगा, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर ये 1 है तो कितना, अगर ये 1 है तो कितना बचता है, ये 100 है तो ये कितना बचता है, अगर आपको ये, अरे बोलो भाई, तो 1/2 की पावर कितना आ गया, एन कितना कैसे मिलता है, 80 दिन में 20-20 दिन की, 20-20 के 30-30 के, तो 80 दिन में 20-20 की कितनी हाफ लाइफ आती हैं, 4, आ गया ना आपको, तो 1 बोलो भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो भाई 100/16 क्या होता है, 6.25, कितना आ गया भैया 6. ये आएगा ना 100/16 6.25, इसका मतलब अगर ये 1 ग्राम होता तो ये कितना बचा मिलता, बताओ भाई 0. बोलो भाई 0.0625, अगर ये 100 तो क्या 100 है तो ये क्या मिलेगा 6.25, नहीं है ना आपको ये, तो मेरे ख्याल से आप भाई इसके ऊपर भी आप आराम से क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अच्छा एक क्या होती है हमारे पास रेडियो एक्टिव, एक हमारे पास क्या होती है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखो भाई ये क्या होती है, देखो जब रेडियो एक्टिव डीके होता है, जब भाई रेडियो एक्टिव, भाई ध्यान रखो, जब रेडियो एक्टिव डीके होता है ना, बात नहीं भाई, जब क्या होता है रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, तो आप ये बताओ उस वक्त मान लिया हमारे पास ए से हम बनाते हैं बी, ए से बी, तो ए से बी बनता है, अभी मानो ए से बी एक क्या है इक्विलिब्रियम, इसे हम क्या बोलते हैं भाई रेडियो एक्टिव, अगर फॉरवर्ड का मान लिया रेट कांस्टेंट क्या है के ए, और बैकवर्ड क्या है के बी, तो फॉरवर्ड की रेट क्या होगी के ए, और बैकवर्ड रेट क्या होगी के बी, और ये क्या आपस में बराबर होंगी ना, तो आपको इसमें ये बता देगा कि भैया अगर इक्विलिब्रियम पे इसकी अमाउंट ये है, इसकी ए और बी क्या है अमाउंट इनकी, ए और बी क्या है एलिमेंट ए और एलिमेंट बी की अमाउंट्स, तो आपको ये बता दे कि ए की अमाउंट ये है, बी की अमाउंट ये है, और आपको क्या बता दे के बी, तो आपने क्या निकालना होता है के ए, नहीं आपको भाई, इसमें से आपको 3 प्रॉपर्टी बता के और आपसे एक प्रॉपर्टी पूछ ली जाएगी भाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेकिन ध्यान रखियो आपने ये एक से यूनिट में रखना है, मान लिया ये अमाउंट किस में ग्राम में, तो ये भी क्या होनी चाहिए ग्राम में, अगर ये मोल में है तो ये क्या होनी चाहिए, ये ना कि ये मोल में और ये ग्राम में हो ना, बात आपको पहले पड़ी। तो भाई मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, ये आपने बताना है, बताओ क्या भाई, ये कहता है ये पाया गया कि 3.125 ग्राम एटम्स, ग्राम्स नहीं, जब ग्राम बोले इसका मतलब अमाउंट बोल रहा है भाई, वेट वाली अमाउंट,
ग्राम एटम बोले तो क्या है वो, मोल की बात कर रहा है, क्या होता है वो, मोल की। ठीक है, तो क्या है, ये कहता है 3.125 इंटू 10⁻⁴, बोलो भाई 3.125 इंटू 10⁻⁴, और क्या बोला है कि 3.125 इंटू 10⁻⁻⁻⁸ -8 ग्राम एटम्स रेडॉन के, किसके भाई, रेडॉन के इतने ग्राम एटम्स क्या हैं बताओ, इक्विलिब्रियम में है विद 1 ग्राम ऑफ रेडियम, विद 1 ग्राम ऑफ रेडियम। ठीक है, ये कहता है 1 ग्राम रेडियम से, रेडियम किसने क्या नहीं बोले, रेडियम किसने ग्राम एटम्स नहीं बोले, क्या बोला है कि 1 ग्राम रेडियम से क्या है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बात, 1 ग्राम क्या है, तो इतने ग्राम एटम रेडॉन के और इतने 1 ग्राम रेडियम और इतने ग्राम एटम रेडॉन के आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर। तो ये बताओ अगर भाई डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बताओ रेडियम का कितना है, ये कहता है अगर रेडियम का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट Ra का क्या, ये कहता है अगर इसका Kra यानी कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ रेडियम कितना है 1.48 इंटू 10⁻⁻11 पर सेक। बताओ भाई, तो आप ये बताओ भाई कि आप रेडॉन का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बताओ, आप क्या बताओ, रेडॉन का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बताओ, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, हाउ क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 ग्राम भाई रेडियम का तो क्या हमारे पास, रेडियम का तो हमारे पास क्या बताओ 1 ग्राम है, और रेडॉन है क्या, रेडॉन का ग्राम एटम्स। अब या तो क्या करो इसके भी क्या बनाओ ग्राम्स, ऐसे क्या बनाओ यार भाई, या तो क्या बनाओ इसके ग्राम्स, ऐसे क्या बनाओ मोल्स। मोल्स मतलब वही ग्राम एटम्स क्या होते हैं, मोल्स, ग्राम एटम्स क्या होते हैं, मोल्स, इजंट इट। तो दोनों आप मोल में लेके आओ। पहले बताओ इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, इक्वेशन क्या आएगी बताओ, अगर अरे भाई रेडियम से क्या बना हुआ है रेडॉन, तो ये क्या बताओ भाई के आर ए, ये क्या है के आर एन, तुम क्या बोलेंगे, बोलो भाई के आर ए इंटू आर ए, बोलो भाई के आर ए इंटू बल्कि एन आर ए, के आर ए एन आर ए, रेडियम का कांस्टेंट, रेडियम की अमाउंट इज इक्वल टू के आर एन एन आर एन, के आर एन एन आर एन, ये आएगा ना भाई। तो बताओ यहाँ पर क्या दे रखा है, क्या यहाँ पर भाई के आर ए दे रखा, के आर ए, क्या यहाँ पर कर दोगे क्या आर ए, तो भाई ठीक है, सिर्फ क्या ये निकालना आपने भाई, तो क्या पुट करना है अमाउंट ऑफ रेडियम और अमाउंट ऑफ रेडॉन। अब अमाउंट ऑफ रेडॉन कहाँ से पुट कर देंगे, ये रहा, बोलो तो क्या अमाउंट ऑफ रेडॉन और अमाउंट ऑफ बताओ, और के आर ए कितना है, ये कहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से पुट कर देंगे। वो तो क्या बचा हमारे पास एन आर ए, और पूछा क्या आपसे के आर एन पूछा ना, तो एन आर ए कैसे पुट करोगे, एन आर ए रेडियम का तो क्या भाई 1 ग्राम है ना, तो आपने पहले क्या बनाना पड़ेगा ग्राम एटम्स। अब रेडियम का मास कितना होता है 226, और चेक करियो रेडियम का मास क्या होता है 226, रेडियम का मास क्या होएगा
यही ना भाई, रेडियम का मास क्या है ना? तो हमको पता है 1 ग्राम एटम या 1 मोल कितना रेडियम होता है। हम क्या बोलेंगे भाई, 226 ग्राम रेडियम में कितने ग्राम एटम होते हैं? 1 या 1 मोल होता है, बताओ ना कोई। 226 ग्राम में कितने ग्राम एटम होते हैं या मोल? 1 होता होगा। तो 1 ग्राम में कितने आगे? 1/226। ये क्या आगे भाई? मोल आगे। 1 ग्राम में कितने मोल होते हैं? 226 ग्राम में 1 मोल होता है। 1 ग्राम में इतने मोल आगे ना भाई, ये इतने ग्राम एटम आगे। यानी ये क्या आएगा मेरे पास? यानी मैंने अरे भैया नहीं, आपने यहाँ पर क्या पुट कर देना आपने? 1/226। तो दोनों किसमें है? अब दोनों किसमें है ग्राम एटम्स में? अरे भाई ये मोल है, ये भी आप इनको मोल बोलो, मोल। ठीक है, क्या क्या भैया? मोल्स है। तो रेडोन में कितने मोल है? इतने। रेडोन के मोल कितने हैं? इतने। ये तो दे रखे हैं। रेडियम के इसने मोल ना दे क्या बता रखे थे? ग्राम्स। तो हमने ग्राम्स के हमने क्या बना लिए? क्या भाई? ग्राम एटम्स या मोल्स। समझ गई बात? तो क्या बचा अपने आप में? आ जाएगा ना संसरी कि नहीं आया? ओके, अब बताओ भाई, अब क्या है इनकी एप्लीकेशंस? रेडियो एक्टिव, अरे भाई अब क्या है इनकी एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब आपने पढ़नी है साइलेंस भाई, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। पहली क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग। भैया बताओ रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है? भाई सिंपल बात है, देखो जब कोई प्लांट, देखो आप नहीं है रेडियो एक्टिव डीके की बहुत सारी एप्लीकेशन भाई। उनमें एक तो क्या है कि आप इससे जो फॉसिल्स होते हैं ना, क्या भाई? फॉसिल जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी एज आप मालूम कर सकते हो। किसी प्लांट की, किसी पेड़ की आप एज मालूम कर सकते हो। या और कोई भाई, कोई मान ले कोई ह्यूमन फॉसिल है, ठीक है, या कोई भाई डायनासोर कोई फॉसिल है, हमें कैसे मालूम पड़ता है कि ये जानवर भाई इतने साल पहले मरा था? बोलते नहीं क्या भाई? हमें कैसे मालूम पड़ता है भाई? हमें मालूम पड़ता है रेडियो एक्टिव डीके से। कैसे? देखो आप मुझे बताओ, जब कोई जानवर जिंदा होता है, कोई जानवर है या कोई प्लांट मान लो आप, कोई प्लांट तो जब तक क्या है जिंदा है तो वो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड भाई कंज्यूम करता रहता है ना? क्या वो प्लांट लगातार कार्बन डाइऑक्साइड भाई कंज्यूम नहीं करता रहता क्या? और आपको पता है जो एनवायरनमेंट में क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें दोनों होते हैं, उसमें कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। हालांकि ज़्यादा कौन सा होता है? कार्बन 12, लेकिन थोड़ा बहुत क्या होता है? कार्बन 14। तो जब वो भाई अपनी ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज, ये सब बनाएगा ना, सेलुलोज वगैरह, तो उनमें कार्बन 14 भी इस्तेमाल होता है। आपको कार्बन 14 तो क्या होता है? रेडियो एक्टिव। तो वो लगातार क्या होता रहेगा? डीके। भाई वो लगातार खत्म होता रहेगा, लेकिन वो मेटेरियल होता क्या लगातार बाहर से उसके कंज्यूम। भाई जितना कार्बन 14 डीके होएगा उतना ही वो कहाँ से कंज्यूम कर ले वापस? बाहर से भाई। नहीं समझे बात? तो जो एनवायरनमेंट में क्या होता है, कार्बन 12 कार्बन 14 का रेशो होता है। वही रेशो भाई, क्योंकि लिविंग बींग्स कार्बन 14 लेते तो हैं, लेकिन वो उनके अंदर लगातार डीके होता रहता है, लेकिन वो बाहर से दोबारा क्या लेके? कार्बन डाइऑक्साइड। और सेम बात वही हम ह्यूमंस के लिए है, इजंट इट? हम जब भाई हम तो अपने कार्बन कंटेंट के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स के ऊपर। तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है? कार्बन 14 नहीं है आपको? तो भी होता क्या है कि वो लगातार कार्बन 14 कंज्यूम करते रहते हैं, तो कार्बन 14 लगातार क्या होगा? घटता रहेगा ना भाई। लेकिन वो वापस एक तरह से रिप्लेनिश होता रहता है भाई, बाहर से कार्बन 14 आता रहता है। तो जो एनवायरनमेंट में जो रेशो होता है किसका? कार्बन 12 कार्बन 14 का, तो उस प्लांट के अंदर भी वो रेशो मेंटेन रहता है जो नॉर्मली भाई क्या बोलते हैं
रेशियो होता है किसका, 12 और 14 का। लेकिन जब वो प्लांट मर जाएगा, जब वो पेड़ गिर जाएगा भाई, तो उसमें कार्बन 12 का रेशियो तो क्या रहेगा, वो तो भाई कम होएगा नहीं, लेकिन कार्बन 14 लगातार क्या होगी, डीक के होते रहेगी भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो उसमें कार्बन 14 लगातार, और आज मान लिया 5000 साल बाद आज हमने क्या पाया उसको भाई, 5000 साल बाद मान लिया आज हमें कोई पेड़ मिलता है सूखा हुआ भाई, समझे बात। तो हम ये देख लेते हैं कि उसके सैंपल में कितना कार्बन 14 है, क्या आज उसमें कितना कार्बन 14 है। तो आपको पता नॉर्मली क्या रेशो होता है, तो आपको पता होता है कि कार्बन 14 का कार्बन 12 से क्या रेशो होता है, यानी आज इतना कार्बन 14 है, तो आपको पता है इनिशियली कितना कार्बन 14 रहा होगा भाई। वही रेशो हासिल करने के लिए आपको पता होगा ना भाई, आज वो रेशो कम होगा, आज आपको उसके अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 रेशो डिफर हुआ मिलेगा ना। आज आपको पता है इसमें इतना कार्बन 14 है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि भाई इसमें इतना कार्बन 14 हुआ रहा होगा जब कभी ये जिंदा होगा। तो आपको क्या पता, आपको एन नोट पता, आपको एन ही पता है। तो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, तो टाइम क्या होता है 1 बाई के क्या होता है भाई, तो 2.303 के लॉग एन नोट बाई एन। आज आपको पता है भाई इसमें कितना कार्बन 14 बचा हुआ है, और आपको पता है कि प्योर सैंपल में कार्बन 14 की, आज आपको पता है कि आपके सैंपल में कार्बन 14 की क्या अमाउंट है या क्या एक्टिविटी है, और आपको पता है एक जिंदा सैंपल में कितनी एक्टिविटी होती है। तो आप जिंदा सैंपल की एक्टिविटी और आपका जो सैंपल उसकी एक्टिविटी यहाँ पुट कर दोगे आपके पास, और के आपको पता है ही भाई, और आपको क्या पता है उसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और आपको क्या मालूम है इसका, तो आपके पास क्या जाएगा टाइम टेकन, आपको पता लगेगा कि इतनी अमाउंट ने इतना होने में कितना टाइम लिया। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि वो पेड़ जिंदा कब कितने साल रहा है, ये मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मालूम पड़ जाए मरा कब है पेड़, समझे बात। इसे देखो, इसलिए देखो भाई साइंटिफिक कम्युनिटी घर बैठे बैठे बता देती है कि ये डायनासोर इतने साल पहले मरा था, ये डायनासोर भाई इतने साल पहले मरा था। उन्हें क्या भाई सपना आता है, आप सोचो भाई कोई देखो कोई इलॉजिकल आदमी हो क्या पूछेगा कि तू उस वक्त था क्या। कोई लोग सोचते हैं भाई कि हमको हर चीज़ भाई देखनी पड़ेगी उसको यकीन करने के लिए, मानते हैं ना भाई, लेकिन ये बहुत रिलायबल मेथड भाई, हमको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि डायनासोर उस टाइम पे था कि वो कितने साल पहले मरा था भाई। लेकिन इस टेक्निक से आपको पता लग जाएगा कि वो डायनासोर या वो पेड़ कितने साल पहले गिरा था या मरा था। डायनासोर तो मरा था, पेड़ था तो भी गिरा था, और पेड़ गिर के मर गया था, ठीक है, डायनासोर मर के गिर गया था, ठीक है। अरे बोलो और क्या हिस्से और क्या फायदे हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर, क्या भाई एक टेक्निक होती है ट्रेसिंग टेक्निक। मान लिया भाई, अरे मान लिया कहीं भाई कोई वाटर लीकेज है, अरे मान लिया कोई बहुत वैल्यूएबल मटेरियल है, उसकी लीकेज है, तो उसमें थोड़ा बहुत क्या मिला देते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल, और फिर काउंटर से ढूंढ लेते हैं कि वो कहाँ पर लीक हो रहा है, क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो कहीं पर कोई लीकेज चेक करनी हो तो वहाँ पर क्या ऐड कर देते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल। या भाई आपको पता है कि हमारे पास मान लिया जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं वहाँ पर आपको पता है रेडियो एक्टिव सैंपल और सिंपल एलिमेंट, उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजमेंट नहीं होता ना, बोलो भाई। तो आप किसी रेडियो एक्टिव, मान लिया आपने आयरन का क्या पता करना है फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन, तो हम थोड़ा क्या मिला देते हैं रेडियो एक्टिव आयरन ऐड कर थोड़ा, ताकि इंसान को नुकसान ना करे, और फिर आप उसको भी आराम से ट्रैक कर सकते हो कि वो कहाँ कहाँ पर अक्यूमुलेट होता है, कहाँ कहाँ पर वो एक्ट करता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो भाई केमिकल रिएक्शन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को सीखने में ये हेल्प करता है भाई। और क्या होता है एज ऑफ द रॉक, आप इससे पत्थरों की भी आयु निकाल सकते हो, क्या, और इसके भी क्या फायदे हैं, आप इससे किन की आयु निकाल सकते हो, पत्थरों की भाई। किसी पत्थर की आप आयु, ये पत्थर कितने साल का है आपको
ये क्या बकवास हुई भैया, ये पॉसिबल है। साइलेंस। भाई आप ये फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हो। बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 बाई के log n नॉट बाई n। और के क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? के क्या होता है? 0.693 बाई टी हाफ लाइफ होता होगा। ठीक है, तो चलो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, आप कैसे भाई किसी पत्थर की आयु निकाल सकते हो। मान लिया आपके पास एक चट्टान का एक टुकड़ा है। क्या भाई? एक चट्टान का एक टुकड़ा है भाई, और वो सैंपल है पिच ब्लेंड का। इसका भाई आपको पता भाई पिच ब्लेंड क्या होता है? यूरेनियम का मिनरल। क्या होता है? यूरेनियम का मिनरल। तो मानो भाई आज हमारे पास, अरे भाई एक पत्थर के टुकड़े में पिच ब्लेंड है, ठीक है, साइलेंस भाई, और उसमें साइलेंस 0. पिच ब्लेंड के सैंपल में 0.05 ग्राम क्या है? लेड 206। कितना भाई? मिनरल के उस सैंपल में पिच ब्लेंड कितना है? सॉरी लेड कितना है? 200, सॉरी 0.05 क्या है? लेड 206 है। तो ये बताओ भाई, और किसके लिए है? हर 1 ग्राम यूरेनियम के लिए। क्या? यानी आज आपको एक पत्थर का टुकड़ा मिल गया भाई, आपने उसमें क्या ढूंढा? यूरेनियम। अगर उस टुकड़े में 1 ग्राम क्या है? यूरेनियम, तो उसमें 0.05 ग्राम क्या है? लेड भी है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर हाफ लाइफ 238 की, यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ पावर कितनी है? 4.5 इंटू 10 की पावर 9 साल। ठीक है, तो इस पत्थर की आयु बताओ। क्या भाई? इसने क्या बोला है कि आज उस पत्थर में कितना लेड है? 0.05, और आज उसमें कितना यूरेनियम है? 1 ग्राम। ठीक है बात? हर 1 ग्राम 238 के कोरस्पॉन्डिंग, हर 1 ग्राम यूरेनियम 238 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? उसमें 0.05 लेड। और 238 का क्या बता रखा है? यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ भी बता रखा है। तो पहले बताओ भाई, क्या हाफ लाइफ को यहाँ पुट करके मैं के निकाल लूँगा क्या? भाई हाफ लाइफ को यहाँ पुट करके के तो निकालेंगे आराम से। तो काम करो, पहले आप के निकाल लो इसका भाई। मतलब के क्या आ जाएगा? के क्या इसका? के क्या आ जाएगा इसका? बोलो भाई। 0.693 बाई 4.5 10 की पावर 9 साल। आ गया ना पर ईयर भाई? अरे बोलो क्या आ गया? अब आप मुझे बताओ भाई, आज उसमें कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल है? 1 ग्राम। क्योंकि लेड तो क्या है? सिंपल भाई, लेड तो क्या है? स्टेबल। तो पहले उसमें कितना लेड रहा होगा? तो टाइम कैसे निकलता? टाइम कैसे निकलता बताओ भाई? टाइम निकलता के बाई, सॉरी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियो एक्टिव डीके में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग एन बाई एन नॉट बाई एन। भाई ये फॉर्मूला अपने लगाना है ना, तो के तो क्या उठा के पुट कर दो? के तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ से क्या रहेगा? सिर्फ अगर मुझे सिर्फ क्या पता हो, आज कितना यूरेनियम है? आज कितना यूरेनियम उसके अंदर भाई? 1 ग्राम। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि इस सैंपल में पहले कितना यूरेनियम था, तो बात बन जाएगी भाई, इजंट इट? बताओ कैसे मालूम करो उसमें शुरुआत में कितना सैंपल था? आज कितना यूरेनियम है 1 ग्राम? हाँ बताओ नहीं तो बताओ, शुरुआत में आपने पिछली बार अटेंड किया था ये? ओके, आपने सागर के बेटा बताओ, आज इसमें कितना यूरेनियम है? 1 ग्राम। तो एन कितना है? 1 ग्राम। तो एन नोट कितना होगा?
बेटा आप उस चट्टान को आप तोड़ोगे और कुछ उसमें 1 ग्राम मिलेगा। ये कार्बन 14 वाला तो करना लगाओ यहाँ पर, कार्बन 14 वाला मत लगाओ भाई, ठीक है बात, बस सिंपल सी बात है। आज जो लेड है वो पहले कभी क्या था? सास भी कभी बहू थी। क्या समझ भाई? सास भी कभी बहू थी। तो आज जो क्या है लेड, वो पहले कभी क्या था? यूरेनियम। तो इनिशियली यूरेनियम क्या होगा? तो आज कितना है? 1 ग्राम। तो यहां पर क्या पुट करूं? के तो यहां से आ गया, एन क्या पुट करूं? 1 ग्राम। एन नोट में क्या पुट करूं बताओ? आप कहोगे अगर ये लेड भी, ये भी क्या था? यूरेनियम। तो 1 ग्राम यूरेनियम और 1.05 क्या हो गया? तो 1 ग्राम आज का और पहले कितना हो गया? 1.05। पक्की बात है? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ध्यान रखो भाई, आज जो सास है भाई, वो आज वो बेचारी भाई बिल्कुल भाई नहीं है, कभी बुढ़िया होती भाई, बिल्कुल बोधी सी, बिल्कुल एक मुट्ठी के हाड़ होते हैं उसके भाई। लेकिन भाई अपनी युवावस्था में वो भी क्या थी? बोलो भाई, वो भी क्या बोलते हैं? स्वस्थ थी। उसमें भी क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं भाई? 1 मन बोझ होगा उसमें, सॉरी 1.5 मन, यानी उसमें 60 किलो बोझ होगा। आज जो बुढ़िया आपको दिखाई दे रही है 45 किलो की, वो हमेशा 45 किलो की नहीं थी भाई, पहले कभी वो क्या थी? 60 किलो की। समझे बात? तो सिंपल आप ये भी तो देखो, बात है नहीं भाई? तो आप ये देखो कि आज आपको भाई आप ले दो, आज आपको यूरेनियम आपने कितना मिला है? 1 ग्राम। तो ये तो पहले भी क्या रहा होगा? 1 ग्राम यूरेनियम ही, लेकिन 1 ग्राम, लेकिन 0.05 ग्राम लेड, ये पहले 0.05 ग्राम नहीं था, सॉरी यूरेनियम नहीं था भाई। क्यों? क्योंकि आप ये मानो 1 मोल लेड, अगर आज मुझे क्या मिले? 1 मोल लेड, तो 1 मोल लेड पहले कभी क्या रहा होगा? आज का 1 मोल लेड पहले कभी क्या रहा होगा? 1 मोल यूरेनियम। यानी आज अगर मुझे 1 मोल लेड मिले तो पहले कभी क्या रहा होगा? 1 मोल यूरेनियम। और यानी कि 1 मोल लेड, 1 मोल पीबी कभी क्या था? 1 मोल यूरेनियम। अब 1 मोल होता कितना है? 206 ग्राम लेड, यानी 206 ग्राम लेड कभी क्या था? 238 ग्राम यूरेनियम। भाई 45 किलो की बुढ़िया कभी 60 किलो की होती थी भाई। समझे बात? ओके, ठीक है। अगर आपको ना भाई कोई बात हो, हम बड़ों कोई बात काट दे तो एक बात बोलते हैं कि हम नहीं कहते हैं भाई कि हम भी थारी उम्र में थे, ऐसे नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं? अरे भाई एक रेफरेंस देते हैं, ठीक है, हम बूढ़े ना हो, ठीक है। तो भाई तो सास भी कोई बहू थी, पता नहीं, सास भी कोई बहू थी, लेड भी कभी यूरेनियम था, और 206 ग्राम लेड कभी 238 ग्राम यूरेनियम था। तो आज आपको अगर 1 ग्राम क्या मिले लेड, तो वो कभी क्या? 238 में 206। और आज आपको कितना लेड मिला है? 0.05 ग्राम। तो ये कभी कितना यूरेनियम था? 238 बाई 206 इंटू 0.05, 0.057 आएगा ये, क्या आएगा? यानी आज का जो 0.05 ग्राम क्या है? आज का जो 0.05 ग्राम क्या है? वो पहले कभी 0.057 ग्राम यूरेनियम था भाई। तो शुरुआती यूरेनियम क्या होगा मेरे पास? 1 ग्राम तो आज है, ये तो पहले भी क्या था? 1 ग्राम ही था, लेकिन ये क्या था? 0.057। तो टोटल क्या है मेरे पास? 1 इन दोनों जोड़ दो भाई, 1 ग्राम आज था, तो ये और ये जोड़ दो, तो यहां पर क्या पुट करो? 1.057 और यहां पर 1 ग्राम, और क्या आपको पता है क्या आ जाएगा आपको? हमको क्या मिल जाएगा कि इस पत्थर ने, ये पत्थर कितना बूढ़ा है। बात आपको पहले पड़ रही भाई? आप पत्थरों की भी आयु निकाल सकते हो, एज ऑफ रॉक्स। और एक क्या बताओ मेडिकल यूज, क्या भाई आपको पता है इसका मेडिकल यूज बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे जो क्या हैं
रेडियो आइसोटोप्स वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? कैंसर थेरेपी में या दूसरी बीमारियों को क्योर करने में। पता होगा ना आपको? वही जो हमारे पास क्या होता है, अरे आयरन का एक आइसोटोप एनीमिया को डायग्नोस और डिटेक्ट करने में काम आता है, समझे बात। आयोडीन का, बोलो भाई, जो क्या होती है थायराइड रिलेटेड जो क्या होती हैं बीमारियां, उनको मालूम करने में। और सोडियम जो होता है उसके आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। अरे सोडियम 24 कहाँ काम आता है? ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने में। नहीं आ गया आपको? और मैं आपको, और भाई मेडिकल यूज भी आ गया। और क्या है? और आपको तो इसके भाई इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज है। अच्छा, फ्यूल की बात यहाँ ना बोलियो, क्योंकि वो डिके नहीं है, वो क्या है? रिएक्शन। वो क्या है? वो रिएक्शन भाई। वहाँ पर आप बम्बार्डमेंट करके तोड़ते उस चीज़ को। नहीं आ गया आपको? तो फ्यूल वाली एप्लीकेशन यहाँ ना बोलियो। आ गया आपको ये? ओके, अब बताओ भाई, ये क्वेश्चन नेट में रखा है जून 2013 में पार्ट सी में। ये बताओ जून 2013 में पार्ट सी में ये क्वेश्चन रखा है, बताओ क्या होएगा ये क्वेश्चन। सॉल्व करो इसको सॉल्व करते रहिए। आप बताओ इसको सॉल्व कैसे करना पहले। बताओ क्वेश्चन क्या है? ये कहता है एक रेडियो आइसोटोप, कौन सा? ए रेडियो आइसोटोप AR41 आर्गन 41 इनिशियली डिकेज एट द रेट ऑफ 34,500 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। सॉरी, ये भी कितना टूटता है? 34,000। तो शुरुआती इसकी क्या है रेट? इसकी शुरुआती एक्टिविटी क्या है? 34,500 क्या इसकी भाई शुरुआती एक्टिविटी? इजंट इट? पर बोलो भाई, ध्यान रखियो, ये एक्टिविटीज के क्या होगी? प्रपोर्शनली होगी। और भैया बताओ और 75 मिनट बाद ये कहता है 75 मिनट के बाद एक्टिविटी क्या बचती है? 21,500। अब बताओ भाई 25 मिनट, सॉरी 75 मिनट बाद क्या बचती एक्टिविटी? 21,500। ठीक है ना? अरे बोलो, तो बताओ भाई इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होएगा? हाउ बताओ भाई, कैसे सोल्व करना इसको? कैसे भाई बताओ। अब बताओ, पहले इसने पूछा कि हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ 0.693 बाई क्या, यानी पहले आपने क्या निकालना पड़ा? के का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 T log n0/n। फटाफट एक काम करो, 34,500 को 345, 34,500 21,500 क्या है मेरे पास? 345 को 215 से भाग करो और फटाक से लोग बताओ क्या है इसका। 345 बाई 215 कितना? इसका ये सिर्फ ये आया होगा ना 1.60। तो ये आ गया भाई 34,500 21,500 कितना आ गया? 1.604। और ये क्या है? टी कितना है? 75। के क्या आ गया? 2.303 1.604 बाई 75। तो इसको भी फटाक सोल्व करो, क्या आएगा बताओ? जल्दी बताओ इसका आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई क्या आएगा ये? 0.049। ओके 0.049 आ गया है ना। अब 0.049 को यहाँ पुट करियो, 0.693 को भाग करो, क्या आ गया? तो कितना है? कितना है? 14 क्या? शाबाश 1.6। अब इसका लोग तो क्या आएगा? कितना? वाह भाई वाह, मैं भाई वाह, ठीक है होगा, चलो ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या बताइयो? 0.20। अभी 1.60
किसी ने स्टार्टिंग में किसी ने बताया था ये 0.20। अब बताओ क्या सॉल्व करो इसको। 0.00614 ये आ गया ना। ठीक है, अब बताओ अब टी हाफ लाइफ क्या होता है 0.693 बाई के कितना आ गया 0.00614। अब बताओ क्या आएगा, अब बताओ क्या बेटा कितना 112.86। अभी गलत है आपका। हाँ ये आंसर ये फ्री होना चाहिए 110। इसको मेरा दोबारा सोल्व करो। क्लियर आंसर चेक किया। अरे भैया आपने करना क्या है 34,500 को 21,500 भाग करो कितना होता है 1.6 होता होगा। 1.6 का लोग कितना आया है 0.2 आया है। अब सिंपल बात है 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करियो और 75 से भाग करो क्या है के कितना है भाई 0.00। अब एक काम करो अब 0.00614 से इसको भाग करियो 0.693 को 112 आया है। तो भैया आपसे ऑप्शन आपका क्या होगा तो भाई बी ऑप्शन आ गया आपका। कौन सा आ गया आपका बी ऑप्शन। नहीं आना आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।